नाज़रीन, अगला हफ्ता इंतहाई अहमियत का हामिल होने वाला है, इसलिए क्योंकि वो मुज़ाकरात जो अभी तक तो बिल्कुल स्टैंड स्टिल पर नजर आते हैं, वो आगे बढ़ने के इम्कानात कभी होते चले जा रहे हैं। कल या परसों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो अपोजिशन की साइड की मुज़ाकराती टीम है, उनकी मुलाकात होगी इमरान खान साहब से, और उस मुलाकात के अंदर वो अपना जो रिटन चार्टर ऑफ डिमांड है, जिसकी वो बड़े अरसे से बात कर रहे हैं कि हम रिटन चार्टर ऑफ डिमांड देंगे, हुकूमत भी उस बात का इंतजार कर रही है, वो बाकायदा तौर पर इमरान खान से डिस्कस करेंगे और फिर मामला आगे बढ़ेगा। उसके बाद फिर होगी मुज़ाकराती टीमों की मुलाकात, और इन मुज़ाकराती टीमों की मुलाकात के अंदर जब ये चार्टर ऑफ डिमांड रिटन पेश किया जाएगा पीटीआई की जानिब से, तो फिर बॉल होगा हुकूमत की कोर्ट में, और हुकूमत ने फिर डिसाइड करना होगा कि क्या माना जा सकता है और क्या नहीं माना जा सकता। इसके साथ साथ कल एक अहम फैसला आना है, जिसके हवाले से शहर इक़्तिदार में चहमगोइयां चल रही हैं कि अब शायद वो फैसला कल ना आए। अगर ये फैसला कल नहीं आता तो इसको डायरेक्टली एसोसिएट किया जाएगा कि कहीं मुज़ाकराती टीम की मुलाकात के बाद ये फैसला सेफ करके तब तक तो नहीं रखा जाएगा। और अगर ये फैसला आ जाता है तो 190 मिलियन पाउंड के हवाले से ये बात कानूनदान बड़े वसूख से कहते हैं कि ये एक तगड़ा केस है, और अगर इसके अंदर इमरान खान साहब को सजा हो जाती है तो फिर इसके इंपैक्ट के बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बिलखुसूस मुज़ाकराती टीम में एक मुख्तलिफ राय पाई जा रही है। सबसे पहले मैं जरा, कल इरफान सिद्दीकी साहब मेरे साथ मौजूद थे, उन्होंने फरमाया कि अगर हर छोटी छोटी बात पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती टीम को इमरान खान साहब के साथ मुलाकात करनी पड़ी, मिलना पड़ा, उनसे पूछना पड़ा, तो फिर मुश्किल हो जाएगी। सुने जरा। पीटीआई की टीम को इतना एतमाद मिलना चाहिए अपने चीफ की तरफ से कि वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मुज़ाकरात को आगे बढ़ा सकें। हाँ, जहाँ कोई फैसला कुन मोड़ आ जाता है और उन्हें अपने रहनुमा से रहनुमाई लेनी है तो बिल्कुल जरूर ले। हम मुज़ाकरात को सिर्फ इस वजह से खराब नहीं होने देंगे कि हमने खान साहब से मिलने का मौका नहीं दिया लिहाजा मुज़ाकरात खत्म हो गए, ऐसा नहीं होगा। लेकिन अगर जरा सी मूवमेंट के लिए उन्हें जरूरत महसूस होती है कि वो वहां से गाइडेंस लेके फलां बात का क्या जवाब देंगे, तो फिर शायद वो भी पूरे एतमाद के साथ आगे न बढ़ सकें और हुकूमत के लिए भी मुश्किलात हों। अब ये बात आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज्यादातर रहनुमा बशमूल उनके जो स्पोक्स पर्सन है या इतलात के सेक्रेटरी हैं शेख वकास साहब, वो कह रहे हैं कि इस फैसले का आज सच कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा मुज़ाकरात पे। लेकिन कल हामिद रजा साहब ने मेरी प्रोग्राम में कह दिया कि अगर तो फैसला खिलाफ आता है तो यकीनन इसका असर पड़ेगा। Let it be very clear. So अगर फैसला आप लोगों के खिलाफ यानी इमरान खान साहब की बरियत के खिलाफ आ जाता है तो फिर मुज़ाकरात किधर खड़े होंगे? उधर ही खड़े होंगे जहाँ खड़े हैं। कोई चीज मुज़ाकरात से हम कोई डील नहीं मांग रहे जो हमने नहीं किया हुआ है कि जी ठीक है ਅਸੀਂ ਤਾਂ मुज़ाकरात करांगे तो हम छड़ दे। We are not asking for a deal. Let it be very clear. So अगर वो सजा हो भी जाती है तो हम इसका जो प्रोसेस है इसका चलना या रुकना वो इस कमेटी के अंदर हुकूमती लोगों की संजीदगी से लगती है, न कि किसी और से, क्योंकि हम उसके असरात मुज़ाकरात से रवैयों में शायद दोबारा तलखी बढ़ेगी, उसके ऊपर उसके असरात जरूर आएंगे। लेकिन खान साहब ने ये कहा है कि उस केस का जो भी फैसला है आप 31 जनवरी तक इन मुज़ाकरात को फाइनलाइज करेंगे दिस वे और दैट वे, तो दे विल कंटिन्यू। अब एक और अहम चीज मैं आपके सामने रखने लगी हूं। मेरी खबर यह है कि केपीके के अंदर कुछ ही अरसे के अंदर एक अहम पोजीशन किसी के हाथ से हट के किसी और के हाथ में जाने वाली है। अब ये मेरे जराए बता रहे हैं, आने वाला वक्त भी बताएगा। लेकिन एक और अहम चीज जिसकी तरफ आप लोगों को नजर डालना होगी वो ये है कि पीटीआई और उनके इत्तेहादियों के अंदर भी दरार पड़ गई है, और उधर हुकूमती इत्तेहाद में भी इस टाइम पर दरार मौजूद है। यानी पीपल्स पार्टी बारहा शिकायत कर रही है पीएमएलएन से, और उधर नासिर अब्बास साहब, अल्लामा नासिर अब्बास साहब पीटीआई से बिलखुसूस केपी के हुकूमत से भी शिकायत करते हुए नजर आ रहे हैं। अब अगले हफ्ते, अगले महीने और इस साल का मंजरनामा सियासी बड़ा उतार चढ़ाव का शिकार होगा। यही चीज डिस्कस करेंगे। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं मैं उनका तारुफ करवा दूं। पहले सेगमेंट के लिए दानियाल अजीज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सियासतदान है। बहुत शुक्रिया दानियाल साहब, आपने ज्वाइन किया। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू इन द प्रोग्राम। हमारे साथ खुर्रम रोकड़ी साहब मौजूद हैं। खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब आईपीपी के रहनुमा भी हैं और सीनियर सियासतदान भी है। बहुत शुक्रिया खुर्रम साहब, आपने ज्वाइन किया। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू एज वेल इन द प्रोग्राम। दानियाल साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम यू, आप बड़े अरसे से पीएमएलएन का हिस्सा रहे हैं, और अभी जो सियासत चल रही है वो पीएमएलएन के उन उसूलों के तहत चल रही है जिन उसूलों के तहत नवाज शरीफ साहब ने पीएमएलएन को आगे चलाने का सोचा था, या नहीं चल रही इसलिए नवाज शरीफ साहब साइडलाइन? नहीं, मेरे ख्याल में नवाज शरीफ साहब के साइड लाइनिंग का मसला बिल्कुल अलहदा है। लेकिन ये ज़रूर है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो अभी मौजूदा हुकूमत है उनको किसी न किसी तरह की लाइफ लाइन चाहिए, क्योंकि
ان کے جو معاشی ٹارگٹس ہیں وہ آئی ایم ایف کے اگریمنٹ کے مطابقت میں نہیں ہیں اس وقت، اور 2 ماہ بعد آئی ایم ایف تشریف لا رہا ہے ریویو کے لیے، اور اگر وہ پلر جو ہے پاکستان کی پوری اسٹیبلٹی جو ہے اس ایک پلر کے اوپر کھڑی ہے، اگر وہ ہل جاتا ہے تو یہ ابھی تک گروتھ کی باتیں چل رہی ہیں جو کہ کوشچن مارک ہے بہت بڑا، لیکن یہ ہے کہ اس کو نپٹانے کے لیے ان کو یہ وقت چاہیے کہ وہ بجائے فائر فائٹنگ کریں تو جلدی سے یہ جو اہداف ہیں آئی ایم ایف والے یہ پورے کریں، اور کم از کم سیمبلنس دے سکیں کہ پولیٹیکل پروسیس جو ہے وہ اب اس جگہ پہ ہے کہ اکنامک معاملات کو سلجھایا جا سکے۔ سو اٹ شوڈ بی ملٹی پرونگ اسٹریٹجی، ایک طرف سیاست کو تھوڑا ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، دوسری طرف اکانومی کے معاملات کو اگنور نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ حکومت تو کہہ رہی ہے ہم تو اڑان پاکستان کر رہے ہیں۔ اڑان پاکستان جو ہے وہ ایک 2 سال پرانا پروگرام ہے، اور انہوں نے جو ابھی بجٹ ہوا تھا جون میں، اس میں بھی وہی لوگو اور وہی پروگرام اناؤنس کیا ہے۔ ابھی صرف یہ ہے کہ اس کے شروع میں 2-3 چیف منسٹروں کے سگنیچر اور اسٹیٹمنٹ لگا دیے 7 چیپیاں، اور اس کو ڈسٹ آف کر کے اصل پروگرام ریسائیکل کیا ہے سارا۔ جی بالکل، میں کہہ رہا ہوں آپ اس میں خود لکھا ہوا ہے، اس کے عنوان میں لکھا ہوا ہے۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو 2000 اگست 14 اس سال کا جو لاسٹ سال کا جو پروگرام اناؤنس ہونا تھا، جو فنانس منسٹر صاحب کا تھا، جو اسٹیفن ڈیکرن صاحب آئے تھے، جو تھنک ٹینکس بنے، سب کچھ ہوا، اصل میں پروگرام وہ تھا، لیکن اس کو کاٹ کے اس میں سے تمام چیزیں جو موجود تھیں وہ سینیٹائز کر کے تو یہ پروگرام اب پرانا جھاڑ جھوڑ کے تو لا کے اناؤنس کر دیا ہے، جس میں بالکل اس کے برعکس ساری کی ساری اسٹیٹس کو کی چیزیں ہیں۔ کہیں آپ نہیں دیکھیں گے سول سروس ریفارم، کہیں آپ پرائیویٹائزیشن کا ورڈ نہیں دیکھیں گے، کہیں آپ گورنمنٹ ہیز نو بزنس ان بزنس، یہ ساری لفاظی سب کچھ نکال دیا گیا ہے۔ اور جو پروسیس تھا کہ پاکستان کی اکانومی کو کھول کے اور پاکستان کی اکانومی کو انٹرنیشنل ویلیو چینز میں ایڈیشن کرنا ہے، جیسے ویتنام نے یا بنگلہ دیش نے یا اور بے شمار ملکوں نے یکلخت ترقی کی ہے، وہ سارا پروگرام جو ہے وہ obviously جو ہے نا ہٹا دیا گیا۔ اچھا، ساری باتوں کا ذکر پرائم منسٹر صاحب نے ضرور کیا تھا، میں اس کی طرف واپس آتی ہوں۔